नाउ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है एक्सटीर एकेडमी पर। नाउ हम लोगों ने आखिरी लेक्चर में जब बात किए थे तो हमने बात किए थे स्पर्म के बनने की, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस की। आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म की साख्त। किसकी बात करने वाले हैं? हम स्पर्म की साख्त की बात करने वाले हैं। तो स्पर्म की साख्त कैसी होती है, स्पर्म दिखाई कैसा देता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स है, उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि जो स्पर्म है, स्पर्म के बनने की जो शुरुआत होती है वो कहां पर होती है? टेस्टिस। कहां पर होती है? टेस्टिस। और टेस्टिस में भी कौन सी वाली लेयर से बनता है? कौन सी वाली लेयर? टेस्टिस में स्पर्म कौन सी वाली लेयर से बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया कौन सी लेयर को कहते हैं? अरे 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 बच्चों, तुम ना यार, हमने क्या बोला था? हमने कहा था मेल जर्म से। क्या बोला था उस लेयर को? हमारे याद आ रहा है? मेल जर्म से। तो मेल जर्म सेल से क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी से बनेगा स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म। नाउ अभी ये इतनी लंबी कहानी वापस से याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही? उसका रीजन ये है कि जब स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, इन दोनों में बड़ा फर्क है। इसका मतलब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ उस वक्त तक नहीं बनता जब तक उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होती। कुछ मॉडिफिकेशन होने के बाद ही उसका नाम क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम बोलते हैं मैचुरेशन। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का ये जो अमल है, उसको क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ उसी के बाद हम बात कर रहे हैं कि जो स्पर्म है, स्पर्म की साख्त को अगर हम मुआयना करते हैं या स्पर्म की साख्त को अगर हम देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि ये जो स्पर्म है ये एक खूर्दबीनी साख्त है। क्या है ये? खूर्दबीनी। खूर्दबीनी को यहां पर बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक। क्या बोला जाता है इसको? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोग पैथोलॉजी वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, कोई भी छोटी सी छोटी चीज हो उसको आपको क्या करना होता है? माइक्रोब को नीचे ऑब्जर्व करना होता है। मतलब आप उसको अपनी छोटी, आपकी जो नेक्ड आई है, जो आपकी खुली आंख है, उससे नहीं देख सकते, तब आप उस साख्त को क्या कहते हैं? खुर्दबीनी। अभी जो खुर्दबीनी साख्त है उसके अंदर जब आप स्पर्म को देखेंगे तो स्पर्म के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा हेड। क्या होगा? हेड। हेड मतलब उसका क्या हो गया? सर। हेड का मतलब क्या हो गया? सर। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा गर्दन, यानी क्या होगा? नेक। तीसरा पार्ट जो होगा उसको कहा जाता है एक वस्ती हिस्सा। उसको क्या कहा जाता है? वस्ती हिस्सा, जिसको कहा जाता है मिडल पीस। क्या बोलेंगे उसको? मिडल पीस। और आखिर में क्या होती है? टेल। यहां पर टेल आमतौर पे हम उर्दू में किसको कहते हैं? दुम। तो उसको क्या बोला गया यहाँ पर? टेल। तो अगर आप इस साफ्ट को यहाँ पर देखेंगे तो इस साफ्ट के अंदर आपको आसानी से वो सारे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। कौन कौन सी साफ्टें हैं? पहली जो साफ्ट है वो है हेड। हेड यानी उसका कौन हो गया? सर। दूसरा वाला हिस्सा है नेक। नेक यानी उनकी कौन हो गई? गर्दन। तीसरा हिस्सा जो है यहां से यहां तक, इसको कहा जाता है मिडल पीस। क्या बोलते हैं इसको? मिडल पीस। या हम क्या बोलेंगे इसको? वस्ती हिस्सा। और आखिर में ये जो पूरी साख यहां से यहां तक दिखाई दे रही है, ये कौन है? टेल। टेल मतलब क्या है? दुम। तो एक स्पर्म के अंदर ये चार साख्तें होती है: सर, गर्दन, वस्ती हिस्सा और आखिर में क्या होती है? टेल। हेड, नेक, मिडल पीस और लास्ट में क्या होती है? टेल। नाउ पूरे स्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो पूरे स्पर्म को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। पूरे स्पर्म को क्या होती है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसने क्या करके रखा होता है? इसको लिपेट के रखा होता है या उसको कवर करके रखा होता है। जैसे हमारे घर में होता है ना, शादी के दिन हम पैसे डाल के देते, तो वो पैसे के ऊपर क्या होता है? कवर।
इन्वॉल्व लिफाफा। तो वैसे ये जो पूरा स्पर्म है, इस स्पर्म के ऊपर पूरी लेयर है। ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ लेबल देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम आगे चल के जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, तो उसमें जब हम पढ़ेंगे कि एक सेल जो होता है हमारा, एक जो खलिया होता है, उस खलिए के अंदर होता है न्यूक्लियस, डीएनए। उस खलिए के आजू बाजू होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पर होते हैं गोल्जी बॉडी। तो ये पूरे खलिए को कवर करके जिस मेम्ब्रेन ने रखा होता है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आमतौर पे एक कवर है, एक लिफाफा है, एक लिफाफे की तरह दिखने वाली साख्त है। तो जो स्पर्म होता है उसके ऊपर कौन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ना दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म का जो हेड होता है, वो हेड जो होता है लंबूतरा हैप्लॉइड न्यूक्लियस उसके अंदर शामिल होता है। क्या होता है उसके अंदर? लंबूतरा हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब लंबूतरा का मतलब तो समझ में आता है कि लंबा, हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? एन, हैप्लॉइड मतलब एन। हमने पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। तो हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो किससे बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किससे बनता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? टू एंड डिप्लॉइड। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा वो हैप्लॉइड, और उससे अगर स्पर्मेटिड बन रहा है तो वो भी हैप्लॉइड, और उससे अगर स्पर्म बन रहा है तो वो भी हैप्लॉइड। इसका मतलब जो न्यूक्लियस होगा, मरकजा होगा, उस मरकजे में जो डीएनए होगा, डीएनए की कितनी कॉपी होगी? एक। अगर एक कॉपी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो कहां पर होता है? न्यूक्लियस तो हैप्लॉइड है, लेकिन उसकी लोकेशन कहां पर है? सर। कहां पर है? सर। उसका जो हेड है, जैसा हमारे सर में क्या है? दिमाग। इसके सर में क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, मरकजा। और वो मरकजा कैसा है? लंबूतरा। कैसा मरकजा है? लंबूतरा। और कैसा है? हैप्लॉइड। फिर इसका जो अगला हिस्सा होता है, अगला मतलब आगे वाला, पिछला मतलब, इसका मतलब जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के आगे का जो हिस्सा होगा वो एक टोपी की तरह होता है। किस तरह से होता है? टोपी की तरह होता है। इस टोपी की तरह जो साख्त होती है उसको कहा जाता है? एक्रोजोम। क्या बोला जाता है इसको? एक्रोजोम। टोपी की तरह जो साख्त होती है उसको क्या बोला जाता है? एक्रोजोम। ठीक है। नाउ बात को समझो थोड़ा, ये डायग्राम देखो तो तुमको कंसेप्ट और क्लियर होगा। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का कौन है? हेड। यहां से यहां तक ये पूरा कौन है? हेड। इस हेड के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन है? न्यूक्लियस। ये वाला हिस्सा कौन है? न्यूक्लियस। इसमें कौन है? क्रोमोसोम। इसमें कौन है? डीएनए। इसका अगला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन है? एक्रोसोम। कौन है ये वाला हिस्सा? एक्रोसोम। कौन है ये हिस्सा? एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होते हैं? एक्रोसोम ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अब मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा, थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि बात और क्लियर हो। ये जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम के अंदर क्या होता है? इस एक्रोसोम के अंदर होते हैं एंजाइम। क्या होते हैं इसके अंदर? एंजाइम। इसको कहा जाता है खामरे। क्या होते हैं उनके अंदर? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? खामरे। ये एंजाइम, ये खामरे क्या करते हैं? जो ओवम को, ओवम मतलब बैजा, अंडा, उसको क्या करते हैं? बारआवरी में क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्या करते हैं? बारआवरी में मदद। यानी क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस में वो क्या करेंगे? मदद करेंगे। अब इस बात को मैं थोड़ा सा समझाता हूं, और क्योंकि हाँ, बाहर से आता था वो, गड़बड़ हो गई है मेरे से। ठीक है। नाउ कंसीडर करिए कि ये कौन है? बैजा।
कौन है? बैजा। इस बैजे के पास भी क्या होगा? डीएनए, यानी इसके पास भी क्या होगा? न्यूक्लियस। समझने की कोशिश करो आप। इसके पास है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होगा? डीएनए। ठीक है, ये है न्यूक्लियस और इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं बैजा। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस बैजे से आगे कौन भिड़ने वाला है? इस बैजे से आगे भिड़ने वाला है स्पर्म। कौन आगे भिड़ने वाला है? स्पर्म। अभी तक देखो मैंने स्पर्म की साफ इतनी डिटेल में नहीं बनाया, सिर्फ उसको डिटेल में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमको समझना है। ठीक है, नाउ स्पर्म का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन है? हेड। यहां उसकी क्या रहेगी? गर्दन यानी नेक। ये कौन रहेगा? वस्ती हिस्सा, जिसको हमने क्या बोला है? मिडल पीस। और ये कौन है? टेल। ठीक है, हमारी जो गुफ्तगू स्टार्ट हुई वो गुफ्तगू स्टार्ट हुई थी हेड को लेकर। किसकी बात कर रहे हैं हम? हेड। हमने कहा कि इस हेड के अंदर क्या होता है? इस हेड के अंदर होता है न्यूक्लियस। कौन होता है? न्यूक्लियस। या हमने क्या कहा कि उसके अंदर क्या होता है? मरकजा। और ये जो मरकजा होगा, इस मरकजे के अंदर क्या होगा? इस मरकजे के अंदर होगा डीएनए। ठीक है, डीएनए की अगर एक कॉपी होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम? हैप्लॉइड। सेम बैजे के अंदर भी डीएनए की एक कॉपी है तो ये भी क्या हो गया? बराबर। नाउ अब बात कहां तक आ गई? अब बात इसकी चल रही थी कि ये जो हेड है, इस हेड के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसका जो अगला हिस्सा है ये वाला, इस अगले हिस्से के अंदर क्या होता है? इस अगले हिस्से के अंदर होते हैं एंजाइम्स। क्या होते हैं इस अगले हिस्से के अंदर? एंजाइम्स। इस अगले हिस्से के अंदर क्या होते हैं? खामरे। ना हमने ये पढ़ा कि ये जो खामरे हैं, ये खामरे क्या करते हैं? ये खामरे अमले बारआवरी में मदद करते हैं। कैसे अमले बारआवरी मदद करेंगे? तो होगा क्या कि ये स्पर्म जब इस एग के साथ आ जाएगा तो ये जो स्पर्म की साख्त है, ये जो स्पर्म की साख्त है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अगर ये फट गया तो फटने से क्या होगा? फटने से ये होगा कि इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स है वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे और ये एंजाइम बाहर निकल के यहाँ की जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर आके क्या हो जाएगा? बैठ जाएंगे और बैठ कर क्या करेंगे? बैठ कर इस वॉल को ब्रेक डाउन कर देंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा? ब्रेक डाउन करने के बाद ये होगा कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस यहां पर आ गया। समझ में आया? ये न्यूक्लियस यहां पर आ गया। अब ये न्यूक्लियस अगर यहां पर आएगा तो फिर आगे चल के क्या होगा? वो यहां आ जाएगा और फिर आगे चल के क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इसके साथ क्या हो जाएगा? फट जाएगा और इस तरह से फिर यहां पर क्या हो जाएगा? ये डीएनए की कॉपी दोनों भी मिल गई ना। यहां पर क्या बनेगा? आगे क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो यहां पर ये जो एंजाइम्स है, ये जो खामरे हैं, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारे बारआवरी, यानी कौन से वाले प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। इस तरह से क्या हुआ? ये एक कॉपी और ये एक कॉपी दोनों मिल गए तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिल गए तो आगे चल के क्या बन गया? डिप्लॉइड। क्या बन गया? डिप्लॉइड खलिया। हाँ, वो दो जो
हाँ, कौन काम कर रहा है यहाँ पर? एक्रोसोम। कौन काम कर रहा है? एक्रोसोम। और एक्रोसोम में कौन है? एंजाइम। तो ये जो साख थी, साख को हमने क्या कहा? एक्रोसोम। क्या नाम दिया इसको हमने? एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के पास क्या होते हैं? एंजाइम। और ये खामरे अमल क्या करते हैं? अमल बारहवीं। कैसे कराएंगे? ये एंजाइम जाके क्या करेंगे? जो बैजा है, बैजे की दीवार है, उस दीवार को वो क्या करेंगे? उस दीवार को वो क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस अंदर चला जाएगा। न्यूक्लियस अंदर चला, हाँ, मतलब न्यूक्लियस का रास्ता आसान हो गया। नाउ न्यूक्लियस कहाँ चला गया? अंडे में। और अंडे में चला गया तो वो न्यूक्लियस के साथ भिड़ जाएगा। दोनों न्यूक्लियस अगर एक दूसरे के साथ जम हो गए, याद आ रहा है? हम बार बार वर्ड पढ़ रहे थे, जम हो गए। जम हो गए तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। फ्यूज्ड हो जाएंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। और इस तरह से क्या बनेगा? डेप्लॉइड। तो जाइगोट से फिर आगे चल के क्या बनेगा? मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, एम्ब्रियो। याद आ रहा है? फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा? बेबी, बच्चा बनेगा। और इस तरह से वो डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई किसी को? जी हाँ। अब यहां पर ये है कि जी जी, यहां जब एम्ब्रियो बनेगा तो यहाँ एम्ब्रियो कहाँ बन रहा है? माँ के पेट में। और माँ के पेट में जब एम्ब्रियो बनता है, यानी हम ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन के पेट में जब मदर के बॉडी में एम्ब्रियो बनता है, तो वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट मदर देंगी। किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं ना नाल। आमतौर पे हम क्या बोलते हैं? नाल बोलते हैं उसको। ठीक है, समझा सलमान? पक्का? ठीक ना, वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो एक्रोसोम का फंक्शन बताने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, हाँ, प्लासेंटा। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? प्लासेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं उसको, जो नाल होती है ना माँ के साथ। अक्सर सुने होंगे आपने कि यार वो जो मतलब डिलीवरी के लिए लेकर गए तो मालूम पड़ा कि वो बच्चे की नाल अटक गई, इसलिए सीजर करना पड़ा, है ना? ये बहाने बना के सीजर करते। तो वो जो नाल है, बेसिकली वो नाल बच्चे के साथ ही रहती। तो वो बच्चे को क्या प्रोवाइड करती है? गिजा। क्योंकि वो उसके कहा से, ये बोलते हैं ना बोमिल, क्या बोलते हैं इसको हम? बोमिल बोलते हैं ना। इसके साथ कनेक्ट होती है, यहाँ से बच्चे को क्या मिलती है? गिजा। ठीक। 3 इडियट। अच्छा, हाँ, रोबोट में भी बताया वाला, उसको बच्चे को घुमाता है ऐसा। हाँ, ठीक। ठीक है, नाउ आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद हो गया हमारा हेड की बात हमने करें। हेड में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के आगे कौन होता है? एक्रोसोम। अब उसके बाद किसकी बात हो रही है? उसके बाद बात हो रही है दरमियानी हिस्से की या वस्ती हिस्से की। ये वाला जो मिडल पीस है उसकी बात हो रही है। ठीक है ना? जो दरमियानी हिस्सा होता है, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? वस्ती हिस्सा। इसके अंदर क्या होता है? इस वस्ती हिस्से में होते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर कौन होते हैं? यहां पर होते हैं मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं सलमान? सलमान, सलमान सो रहा है, जाग रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं मालूम है? नहीं मालूम? सुनो ना, अरे यार, तो हाँ ना तो बोलने का ना। नहीं मालूम तो मैं यहाँ खड़ा हुआ किस लिए? बताने के लिए तो खड़ा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया वस्ती हिस्से में कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? बिजली घर। इसको बोला जाता है पावर हाउस। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल ना। अगर आपको याद होगा तो आप में से किसी को यह बात याद है क्या कि जब हमने ये पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने ये पढ़ा था कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन के अंदर क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट, गैमेट को बनाने का और गैमेट को ट्रांसफर करने का। तो क्या होता है?
मेल के बॉडी में गैमेट बनेंगे, फिर मेल और फीमेल के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो मेल उस फीमेल के बॉडी में स्पर्म रिलीज कर देगा। अब वो स्पर्म क्या करेगा, वो स्पर्म स्टार्ट करेगा ट्रैवलिंग। क्या स्टार्ट करेगा, ट्रैवलिंग। जैसा पानी होता है ना, पानी के अंदर मछली तैरती है, तो वैसा क्या होता है, स्पर्म तैरता है। स्पर्म कहाँ तैर रहा है, वजाइना ऑफ फीमेल। फीमेल की जो वजाइना है, फीमेल की वजाइना में वो स्पर्म तैरेगा। तो उसको तैरने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। तो वो एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म को तैरने के लिए, यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए उस स्पर्म को क्या चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी देने वाला कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, बिजली घर, या क्या बोलते हैं, पावर हाउस। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन कहां पर है, दरमियानी हिस्सा या मिडल पीस या वस्ती हिस्सा। तो हम ये कहते हैं जो टेल के हरकत करने के लिए क्या करता है, तवानाई पैदा करता है, जिससे स्पर्म की क्या होती है, हरकत करने में क्या होती है, सहूलत होती है और मदद मिलती है, जो आगे चल के क्या करेगा, बारहवरी के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, यहां पर बनता है ओवरी। क्या बनता है, ओवरी। और इस ओवरी में क्या बनता है, ओवम। वो ओवम कहां पर आएगा, इस फेलोपियन ट्यूब में। याद आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब से आगे में कहा जाएगा, यूटेरस पे। और यहां पर क्या होगा, यहां पर रिलीज होगा स्पर्म। यहां पर कौन रिलीज हो गए, स्पर्म। तो इन स्पर्म की ट्रैवलिंग होगी, ये स्पर्म इस तरह से ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करता हुआ यहां पर जो एम्प्यूला है, कौन है, एम्प्यूला। याद आ रहा है, हमने पढ़ा एक साल एम्प्यूला होती है। उस एम्प्यूला में पहुंच के क्या हो जाएगा, स्पर्म मिल जाएगा एग से। तो अब उसको यहाँ वजाइना से लेकर कहां तक जाना है, एम्प्यूला तक। तो वो जो ट्रैवलिंग करेगा, वो जो हरकत करेगा, उस हरकत के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी। और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा उसको, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होता है, मिडल पीस। कहां पर होता है, मिडल पीस। याद रहेगा ना। अगर आपको याद होगा तो आपने 3 इडियट्स में भी पढ़ा होगा, जब इडियट्स 3 इडियट पिक्चर स्टार्ट होती है तो उसमें बोलता है कि दुनिया में आने के लिए भी हमको क्या करना पड़ा था, रन करना पड़ा था, भागना पड़ा था, कंपटीशन करना पड़ा था स्पर्म की दौड़ में। तो वो यहाँ क्या होता है, इंसानी मुबाशरत। इंसानी नर क्या करता है, मुबाशरत, मेल और फीमेल का जब इंटरेक्शन होता है, उस दौरान वो 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकालता है। मिलियन मतलब लाख, कितने, लाख। जिनमें से नॉर्मल बारहवरी के लिए 60% स्पर्म का नॉर्मल साइज और बनावट होनी चाहिए। यानी आमतौर पे स्पर्म का नॉर्मल बारहवरी यानी एग तक पहुंचने के लिए जरूरी क्या है, उस स्पर्म की जो बनावट है, उसका साइज जो है वो नॉर्मल और उसकी बनावट अच्छी होना चाहिए। इनमें से कम 40% का इंतहाई मुतहरिक होना क्या है, जरूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% स्पर्म कितने क्या होना चाहिए, नॉर्मल साइज, और उनकी बनावट भी वैसी होना चाहिए। और 40% क्या होना चाहिए, इंतहाई मुतहरिक, मोटिवेटेड, मोटाई। मुतहरिक मतलब मोटाई, मुतहरिक मतलब मोटाई, हरकत करने वाले, फास्ट जाने वाले, तभी जाकर वो एक एग तक पहुंचते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं ना, अक्सर हमारे पास ये शिकायतें होती है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। उसका रीजन क्या हो, तो मालूम पड़ता है कि उनके बॉडी में जो स्पर्म बनते हैं वो स्पर्म इतने पोटेंशियल नहीं है, या फिर मालूम पड़ता है कि उनके बॉडी में इतने स्पर्म नहीं बन रहे, या ये मालूम पड़ता है कि उनके स्पर्म इतने नॉर्मल नहीं है, या ये मालूम पड़ता है कि उनके बॉडी में इतने स्पर्म है जो इंतहाई कमजोर है, मुतहर्रिक नहीं है। समझ में आया। तो इस तरह के बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं जो आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो स्पर्म की साख में ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, एक हो गया कौन,
हेड, दूसरी होगी गर्दन, तीसरा कौन हो गया? मिडल पीस। मिडल पीस और हेड, इन दोनों के जोड़ने वाला जो पार्ट है वो कौन है? नेक, गर्दन। ठीक, बढ़ना है आगे। नाउ इसी बात को थोड़ा सा इंग्लिश में फौरी फास्ट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। इट इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। चार चीजें इसमें हैं: हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व मतलब कवर करना, उसको लिपिट जाना, दी होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की पूरी बॉडी के ऊपर कौन लगा हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? इलोंगेटेड। और वो न्यूक्लियस कैसा है? हैप्लॉइड। आमतौर पे जो सेल होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो गोल होता है, लंबूतरा नहीं होता, इलोंगेटेड नहीं होता। लेकिन स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? लंबूतरा है, इलोंगेटेड है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच is covered by cap-like structure called as acrosome। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? सामने का, अगला। सामने का और अगला जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है एंटीरियर। मतलब हम नॉर्मली जब बायोलॉजी में बात करते हैं तो हम बोलते हैं एंटीरियर हिस्सा, यानी सर के करीब का हिस्सा। पोस्टेरियर मतलब पैरों के करीब का हिस्सा। पेट के तरफ का मतलब वेंट्रल। पीठ के तरफ मतलब डॉर्सल। आजू बाजू को बोला जाता है लैटरल। तो यहां पर हम ऐसा नहीं बोलते कि अपर, लोअर, फ्रंट, बैक, ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर मतलब ऊपर, पोस्टेरियर मतलब नीचे, वेंट्रल मतलब सामने, पोस्टेरियर, और डॉर्सल मतलब पीछे, आजू बाजू मतलब लैटरल। क्या बोलते हैं? लैटरल। तो इस तरह से हम बात करते हैं। तो ये एंटीरियर का मतलब क्या हो गया? उसके हेड का, सर के करीब वाला हिस्सा। Now, the acrosome is filled with enzyme। जो एक्रोसोम होते हैं उनमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं that help in fertilization। जो कहां पर मदद करने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन में, हमारे बारहवीरी में, ऑफ दी ओवम, एग के। Now, the middle piece possess numerous mitochondria। न्यूमरस मतलब कसीर तादाद में, बहुत ज्यादा। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूसेस एनर्जी। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, टेल की हरकत के लिए। दैट फैसिलिटेट, फैसिलिटी बोलते हैं ना, मदद करना, हेल्प करना। फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। स्पेशली वो किस लिए कर रहे हैं? फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट, इजैकुलेट करना मतलब रिलीज करना, अबाउट 200 to 300 millions sperm during a coitus। coitus का मतलब होता है मुबाशरत। of which for normal fertility at least 60% of sperm must have normal shape। अगर फर्टिलाइजेशन चाहिए तो स्पर्म का 60% शेप कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। एंड साइज, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो मोटिलिटी। उनमें से 40% ने क्या शो करना चाहिए? मोटिलिटी। मुतहर्रिक होना चाहिए, हरकत करना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने फास्ट भागना चाहिए। तब हम उसको कहेंगे कि ये जो स्पर्म है इसकी वजह से आगे चल के क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, अमल बारावरी होगी और बच्चा पैदा होगा या बेबी प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक ना, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर मैंने एक और चीज ऐड किया हुआ है कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म के साथ कि कौन कौन सा हिस्सा क्या है। तो आपने घर पे बैठ के सर में कौन कौन हिस्सा होता है, क्या काम करता है, गर्दन क्या होती है, क्या क्या काम होता है, वस्ती हिस्सा क्या होता है, उसमें क्या काम होता है, और दुम। बस यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा चीज जो मैंने ऐड किया था उसका रीजन ये था कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर गर्दन को बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो गर्दन का हिस्सा होता है उसमें क्या होती है? उसमें होती है डिस्टिल सेंट्रियोल। क्या होते हैं? डिस्टिल सेंट्रियोल। और ये जो डिस्टिल सेंट्रियोल है ये बैजे के तकसीम में आगे चल के क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्या बात समझ में? इससे कुछ भी नहीं है होंगे तुम्हारा क्या ही? हाँ, ये है पार्ट किसका? स्पर्म का। मदद किसकी कर रहा है?
बैजे की। ठीक है, बात को समझो। क्या होता है, ये जो स्पर्म होता है ना, इस स्पर्म के अंदर डिस्टिल सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल ये मदद करता है सेल डिवीजन में। किसमें मदद करता है? सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन मतलब क्या है मौलाना? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो, क्या हो? अरे जोर से बोलो ना, सुनो, हाथ हिलाओ। सही बोल रहे तुम, जोर से बोलो। सही बोल रहे, जो इसलिए बोल रहे जोर से बोलो। तकसीम, बराबर। कौन सी तकसीम लेकिन? बराबर वाली, मसावी वाली। कौन सी वाली? सेल डिवीजन मतलब खलवी तकसीम। क्या करवाता है वो? खलवी तकसीम। कौन सी वाली खलवी तकसीम? माइटोसिस। कौन सा करवाएगा? माइटोसिस। माइटोसिस मतलब बराबर की तकसीम या मसावी तकसीम। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल एक ऐसा पार्ट है जो किसमें मदद करता है? सेल डिवीजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? खलवी तकसीम। यानी हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि ये एक ओवम है, इस ओवम को आके कौन भिड़ गया? स्पर्म। इसकी वजह से क्या बना? जाइगोट, जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है। फिर हम ये कहते हैं कि ये जाइगोट एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, चार से आठ, याद आ रहा है? तो हमने कहा कि ये क्या बनता है? मोरूला। मोरूला के बाद फिर क्या बनता है? ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के बाद बनता है गैस्ट्रूला। तो ये बनते कैसे? ये एक सेल था, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ। तो ये जो सेल का डिवीजन हो रहा है इक्वल बराबर, वो किसकी वजह से हो रहा है? सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रियोल पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कौन लेता है? स्पर्म। इसलिए इसको बोला जाता है डिस्टिल। क्या बोला जाता है? डिस्टिल सेंट्रियोल। देखिए दो बातें होती है। डिस्टिल का मतलब होता है बाद का। डिस्टिल का मतलब क्या होता है? बाद का। प्रॉक्सिमल होता है पहला। प्रॉक्सिमल मतलब पहला। तो गर्दन का जो हिस्सा होता है ना, गर्दन का एकदम आखिरी जो हिस्सा होता है, वहां पर क्या होती है? सेंट्रियोल। इसलिए उसको क्या बोला गया है? डिस्टिल सेंट्रियोल। ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या होते हैं इसके अंदर? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यानी पहले। ठीक है। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करते हैं? ये एक्सियल फिलामेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्सियल फिलामेंट। क्या बनाते हैं ये? एक्सियल फिलामेंट। अब ये एक्सियल फिलामेंट क्या करते हैं? तो एक्सियल फिलामेंट क्या करते हैं? जब ये सेंट्रियोल बनती है तो सेंट्रियोल से बनते हैं फिलामेंट्स। जो फिलामेंट्स क्या करेंगे? डीएनए को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। तो एक सेल से दो सेल बनना है, मतलब दोनों सेल के अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस। इसका मतलब एक एक सेल अगर है तो उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा। जब वो एक सेल का एक न्यूक्लियस है और बाद में उस एक सेल से दो बनने वाले हैं, तो न्यूक्लियस की भी क्या बनेगी? कॉपी बनेगी। तो उस वक्त न्यूक्लियस की कॉपी बनाने में हेल्प कौन करता है? एक्सियल फिलामेंट। हम ये पूरा सबक पढ़ने वाले हैं। उस सबक का नाम है चैप्टर नंबर 3। 11वीं का जो चैप्टर है उसको कहा जाता है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। खलवी तकसीम और खलवी दौर। तो जब हम पूरा पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह मैं आपको ये याद दिलाऊंगा। ठीक है। यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक है। तो बस इतनी एक एक्स्ट्रा चीज याद रखना है। क्या याद रखना है आपने? कि जी कल की क्लास हमारी सुबह रहेगी। सुबह कल क्लास रहेगी। सुबह मौलाना आपको कब आना होता है? 7 बजे से कब तक रहते मदरसे में? 7 बजे से सवा बजे। सवा, अच्छा। अच्छा, तुम्हारा कल संडे है ना, तुमको जुमा को रहती होगी छुट्टी। ठीक है। ठीक है। नमाज का टाइम हो गया क्या? ठीक है, चलिए कल इंशाल्लाह। थोड़ा आज लेट हो गए थे इसलिए अपना लेक्चर रह गया। कल का कैसा करते हैं? कल कैसा करते हैं फिर? 2 बजे ले लेते क्लास। फजर के फौरी बाद 6 से 7। फजर के बाद फजर की नमाज
हाँ फजर के बाद सफिया मॉर्निंग में हो सकता है कि अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। कल छुट्टी रहती, हम एक छुट्टी ले सकते, कोई इशू नहीं। हाँ बोलो जल्दी, फाइनल बोलो मेरे को बॉयज। फजर फजर कब तक हो जाएगी मौलाना? मतलब 50 को हो जा रही, 6 बजे में आ जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है चलिए। हाँ तो 6 बजे से जाना क्लास, कल 6 बजे क्लास है तो हम लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।